Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on the concept of criminal conspiracy. क्रिमिनल कंस्पिरेसी भारतीय न्याय संहिता में कौन से चैप्टर और कौन सा सेक्शन नंबर है, इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट के एसेंशियल्स क्या हैं, एक्सप्लेनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोवाइजो का क्या कॉन्सेप्ट है और इस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है, यही सब डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की तो चैप्टर नंबर 4 जिसमें कि अबेटमेंट, क्रिमिनल कंस्पिरेसी एंड कंटेम्प्ट है, तो इसी में आपका आता है सेक्शन नंबर 61 जो कि बात करता है क्रिमिनल कंस्पिरेसी से। अगर मैं यहां पर इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करूं आईपीसी से तो वहां पर आपका था सेक्शन नंबर 120 ए एंड सेक्शन नंबर 120 बी। 120 ए में ऑफ चैप्टर नंबर 5 ए में क्रिमिनल कंस्पिरेसी को डिफाइन किया गया था और उसकी पनिशमेंट आती थी 120 बी में। लेकिन अब आपको सिर्फ एक ही सेक्शन नंबर याद रखना है एंड दैट इज सेक्शन नंबर 61 बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 4 जिसमें आपका क्रिमिनल कंस्पिरेसी के एसेंशियल्स और उसकी पनिशमेंट भी गिवन है। यहां पर मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपने आईपीसी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको इसको समझने में कोई इश्यू नहीं आएगा, इवन आपको ये जस्ट एक रिविजनल क्लास ही लगेगी। अब बात करते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी के एसेंशियल्स की। देखिए, आपके इजी इस कॉन्सेप्ट को इजी करने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द वेरी फर्स्ट वन द रेड पार्ट, द सेकंड वन ग्रीन पार्ट एंड द लास्ट थर्ड वन इज योर ब्लू पार्ट। तो बेसिकली आपको सिर्फ 3 ही एसेंशियल्स हैं जो कि याद रखने हैं व्हेन इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी जिसका मतलब है षड्यंत्र रचना। अब कोई भी पर्सन क्या अकेला षड्यंत्र रच सकता है? तो पहला पॉइंट ही आता है कि जब हम कंस्पिरेसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें मिनिमम 2 और मोर पर्सन चाहिए। क्या इसमें जो मिनिमम गिवन है दैट इज 2, क्या मैक्सिमम की भी कोई लिमिट हो सकती है? देयर इज नो सच लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर। मिनिमम 2 है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो आपका पहला एसेंशियल है 2 और मोर पर्सन। यहां पर आपको यह कॉन्सेप्ट यह भी बता देता है कि एक सिंगल पर्सन क्रिमिनल कंस्पिरेसी कभी भी कमिट कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब आता है सेकंड एसेंशियल में, एग्री। यहां पे जो आपका सेकंड एसेंशियल है ये बेसिकली बात कर रहा है एग्री हियर मींस एग्रीमेंट। नाउ व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट? एग्रीमेंट इन अ सेंस कि 2 या 2 से ज्यादा जो लोग हैं उनके बीच में सहमति बन गई है। ठीक है, अब यहां पे एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि कुछ रिटर्न में साइन होंगे, रिटर्न में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएंगी, नहीं, सहमति बन गई है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 2 लोग हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी और वो दोनों मिलके ये कहते हैं कि हाँ हम दोनों मिलके जो है मर्डर करेंगे मिस्टर सी का, तो अब वो जो मर्डर तब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जब ए और बी दोनों मिलकर क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर रहे थे तो क्या वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी माना जाएगा? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं। पहला जो एसेंशियल है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड एसेंशियल एग्रीमेंट, किस चीज एग्रीमेंट, किस चीज का? ये हमारा थर्ड एंड द लास्ट एसेंशियल है। तो एग्रीमेंट, क्या सहमति हो गई है ए और बी में? आंसर इज यस। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें सहमति नहीं बनती है ताकि आपको अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी क्लियर हो जाए। अगर ए और बी टेबल पर, ए बी और सी टेबल पर बैठते हैं और तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई मर्डर करेंगे, ठीक है, या चलो मर्डर का एग्जांपल नहीं लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, रॉबरी करेंगे। अब सी वहां पे बैकआउट कर लेता है, सी कहता है मैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सी का वहां पर एग्रीमेंट हुआ? आंसर इज नो। लेकिन ए और बी दोनों ने कहा ठीक है, अगर सी नहीं कर रहा तो हम दोनों ही मिलकर जो है रॉबरी करेंगे। तो इसका मतलब 2 और मोर पर्सन, जो कि हमारे केस में थे ए एंड बी, दोनों के दोनों क्या हो गए? एग्री हो गए। अब आ जाइए फाइनल थर्ड एसेंशियल पे। थर्ड एसेंशियल क्या बात करता है? अब वो एग्री हुए किस चीज पे हैं? विद द कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू। कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि हम इसे अचीव करेंगे, हम दोनों मिलके जो है रॉबरी करेंगे। कॉमन ऑब्जेक्ट टू डू और कॉज टू बी डन। और कॉज टू बी डन मतलब या तो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है ये करना, या हमारी वजह से ये चीज जो है वो टेक प्लेस करेगी। क्या है? इलीगल एक्ट। अब सर ये इलीगल एक्ट क्या होता है? तो इसके लिए आप सेक्शन 2
क्लॉज 15 को रेफर कर सकते हैं। वहां पर इलीगल टर्म को डिफाइन किया गया है जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला, जितने भी आपके ऑफेंसेस हैं क्या वो इलीगल एक्ट है? आंसर इज यस। अगर कोई भी एक्ट है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, क्या वो इलीगल है? आंसर इज यस। एंड द लास्ट, कोई भी एक्ट जो कि आपको ग्राउंड देता है टू फाइल सिविल एक्शन, वो भी अपने आप में इलीगल है। तो इन तीनों में से कुछ भी अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है या कॉज टू बी डन है, तो उस केस में क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यूजुअली स्टूडेंट्स यहां पर इलीगल एक्ट की जगह ऑफेंस को प्रिज्यूम कर लेते हैं, लेकिन इलीगल एक्ट जो है एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर ऑफेंस बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है जी। बी एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, मतलब जो एक्ट जो है इलीगल इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉबिन हुड की स्टोरी तो सभी ने सुनी होगी। तो रॉबिन हुड अमीरों को लूटकर पैसा गरीबों में बांट देता है। तो क्या गरीबों में पैसा बांटना इलीगल है? तो आंसर आएगा नो सर, ये तो एक बहुत ही अच्छा काम है कि आप गरीबों को पैसा दे रहे हो, फाइन। लेकिन लूटना क्या अपने आप में ऑफेंस है? क्या वो इलीगल एक्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा? आंसर इज यस। तो अगर आपकी कोर्ट में रॉबिन हुड का केस चलेगा तो क्या उसे, उसका जो एक्ट है, क्या वो इलीगल एक्ट में फॉल करेगा या नहीं करेगा? तो अगर कोई ऐसा एक्ट करता है विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स, तब भी वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पार्ट होगा। ठीक है जी। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कंस्पिरेसी। तो इन लोगों के बीच में इस चीज के लिए जो एग्रीमेंट हो रहा है, इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी। प्रोवाइजो देखते हैं, प्रोवाइजो क्या कहता है। अब ये प्रोवाइजो ये कहता है कि सर मान लीजिए अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी हुई, लेकिन जिस ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी की थी वो ऑफेंस नहीं हुआ, तो क्या तब भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी मानी जाएगी? दैट इज आवर क्वेश्चन टू डिसाइड। पहले सवाल समझिएगा, प्रोवाइजो पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोवाइजो में किस सवाल का जवाब दिया गया है। और सवाल यह है कि अगर मान लीजिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी के एसेंशियल्स फुलफिल हो गए हैं, लेकिन इन परसुएंस ऑफ दैट क्रिमिनल कंस्पिरेसी वो एक्ट हुआ ही नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं सवाल को। अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी की कि हम मिस्टर सी का मर्डर करेंगे, लेकिन मर्डर तो कभी हुआ ही नहीं, तो क्या अब उनको क्रिमिनल कंस्पिरेसी की सजा मिल सकती है? इस सवाल का जवाब हमें जो मिलता है वो मिलता है प्रोवाइजो में। अब इसका जवाब देखते हैं। जवाब क्या है? जवाब ये कहता है कि नो एग्रीमेंट, ठीक है जी, नो एग्रीमेंट शैल amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। मतलब इस लाइन से हमें यह पता लग गया कि वो एग्रीमेंट, प्रोवाइजो ये कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? अनलेस, एक्सेप्ट, कब तक नहीं बनेगा? जब तक उस एग्रीमेंट के बिसाइड, उसके क्रिमिनल कंस्पिरेसी के एग्रीमेंट होने के बाद कोई ना कोई एक्ट नहीं हो जाता है उसके परसुएंस में। लेकिन कब हो जाएगा? एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, इसका मतलब यह हुआ, यहां पे टर्म दी हुई है ऑफेंस और ऊपर क्या पढ़ा था? इलीगल एक्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या कंक्लूड हुआ? कॉन्सेप्ट ये कंक्लूड हुआ कि अगर आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी करते हो किसी भी एक्ट की जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या वो कोई भी ग्राउंड देता है फॉर सिविल एक्शन, तो उसके बाद उस एक्ट का भी होना जरूरी है, तभी क्रिमिनल कंस्पिरेसी होगी। लेकिन अगर आपने क्रिमिनल कंस्पिरेसी ऑफेंस की है, तो उन सर्कमस्टांसेस में अब वो ऑफेंस कमिट हो या कमिट ना हो,
दोनों ही सर्कमस्टांसेस में क्रिमिनल कंस्पिरेसी तो ऑलरेडी कमिट हो चुकी। ये था जी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोवाइसो। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? इट इज इमैटीरियल, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इट इज इमैटीरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। अगर इलीगल एक्ट ही करना आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, या जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने में ही आपका इलीगल एक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं एक्सप्लेनेशन को। हमने जो है एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करना है, ठीक है। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों ने डिसाइड किया हमने जो है एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर करना है, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का। तो इन सर्कमस्टांसेस में क्या हम कह सकते हैं उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है क्या वो इलीगल है, क्योंकि वो एक ऑफेंस है? आंसर इज यस। लेकिन अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी ने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, लॉकअप को खोलेंगे और अपने दोस्त को बाहर निकाल के ले आएंगे, और हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसे हम जान से मार देंगे। अब दूसरे वाले एग्जाम्पल में उनका ऑब्जेक्ट क्या था? उनका ऑब्जेक्ट था कि हमें जेल से बाहर निकालना है अपने दोस्त को, लेकिन उसके रास्ते में जो भी आएगा हम उसको मार देंगे। तो अब ये एक्सप्लेनेशन यही कह रही है कि इट इज इमैटीरियल, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ही इलीगल एक्ट है, या वो उसका मेयरली इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट है, कि मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है दोस्त को निकालना मेयरली इंसिडेंटल है, कि अब आप इलीगल एक्ट भी करोगे ही करोगे, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में जाओगे, जोर जबरदस्ती करोगे, लॉकअप खोलोगे, तो क्या पुलिस वाले नहीं रोकेंगे? रोकेंगे। तो फिर वहां पे क्या चीजें, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्या हो सकते हैं? तो कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरीके के हो ही सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि तब भी आपको क्रिमिनल कंस्पिरेसी माना जाएगा। पनिशमेंट देख लेते हैं। क्रिमिनल कंस्पिरेसी की पनिशमेंट जो है वो क्लॉज 2 में दी हुई है, और पनिशमेंट भी दो तरीके से दी हुई है। अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी करते हो जिसकी पनिशमेंट डेथ है, जिसकी पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या जिसकी पनिशमेंट रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, ठीक है, और इसी के साथ साथ कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन भी संहिता में उनकी उस तरह की कंस्पिरेसी की पनिशमेंट के लिए नहीं दिया हुआ है, तो जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो सेम मैनर में मिलेगी जैसे आपने उस ऑफेंस का अगर अबेटमेंट किया होता, तो वो पनिशमेंट आपको मिलेगी। और अगर आपका केस यहां पे फॉल नहीं करता है, तो उन सर्कमस्टांसेस में आपको पनिशमेंट जो है बी में मिलेगी, जो कि ये कहती है कि पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीने और फाइन और बोथ की जो है आपको पनिशमेंट मिलेगी। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्रिमिनल कंस्पिरेसी। अब क्रिमिनल कंस्पिरेसी पे अगर मैं लैंडमार्क जजमेंट की बात करूं तो मुझे सबसे लैंडमार्क जजमेंट इस पे लगती है नालिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। जैसे कि क्या आपको डायरेक्ट एविडेंसेस मिल सकते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी के? तो ये तो एक बट ऑब्वियस सा फैक्टर है कि जब भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी होगी तो वो चार दीवारी में इस तरीके से होगी कि दीवारों के भी जो कान होते हैं उनको भी ना पता लगे। तो क्या पुलिस को या किसी और को डायरेक्ट एविडेंसेस कंस्पिरेसी के मिल सकते हैं? आंसर इज नो। तो यूजुअली आपने देखा भी होगा कि जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी ऑफेंस करते हैं, वहां पे क्रिमिनल कंस्पिरेसी का चार्ज भी आपको देखने को मिलता है। इसी तरह के और भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। ठीक है जी, कंक्लूड कर लेते हैं कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा। तो जब हम बात करते हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी की, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं। वो 3 एसेंशियल्स हैं क्या? सबसे पहला 2 और मोर पर्सन, जिसका मतलब है कि कोई एक सिंगल पर्सन क्रिमिनल कंस्पिरेसी नहीं कर सकता। दूसरा है एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट मतलब यहां पर सहमति हो गई है। सहमति मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है जी। और लास्ट आपका एसेंशियल आता है जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉज टू बी डन है कोई भी इलीगल एक्ट करना, या जो कि इलीगल एक्ट नहीं है बाय इलीगल मींस, लेकिन इलीगल एक्ट तो आप कर ही रहे हो, तो वो कर रहे हैं द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी। I hope this concept is clear to you. Still, if you have any doubts, any questions, you can ask in the comments. That's it from my end as of now. Till my next video, till then, yes, it's time to say peace.